Ellen, powering India's potential in association with News 18 Network. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। भारत की ग्रोथ स्टोरी का इंजन है उसकी युवा आबादी, जिसकी असली ताकत है एजुकेशन। छोटे छोटे शहरों से कामयाबी की बड़ी कहानी लिखते हुए लाखों छात्र आज वो सपने देख रहे हैं जो कभी उनकी आंखों से बेहद दूर थे। ऐसे हजारों सपनों को हर साल पूरा करने वाले एक खास शख्स आज हमारे साथ हैं। तो हम बात कर रहे हैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के सीईओ नितिन कुकरेजा जी की, और वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये, एलन का नाम हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 दशक हो गए। 8 छात्रों से ये सफर आज इतना बड़ा कि ऑलमोस्ट आप पैन इंडिया हैं। इसका आधार क्या कहेंगे? ये कैसी कहानी है? ये यहाँ तक कैसे आई? कहानी देखिए, हमको 38 साल हुए हैं। अभी हमने पिछले महीने अपने 38वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और ये पूरे 38 साल की जर्नी जो है वो उसकी जड़ है भरोसा। ओके। स्टूडेंट्स का भरोसा, पेरेंट्स का भरोसा, और वो नींव ऐसी डली हुई है कि हम बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे, बच्चे के बारे में सोचेंगे और उसके भले के बारे में सोचेंगे। चाहे वो एकेडमिक चीज़ हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक चीज़ हो, हम हर चीज़ बच्चे के अराउंड ही करते हैं, और उसकी एजुकेशन अच्छी रहे। और हम कुछ भी नया शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि इसमें हम ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छा कर पाएंगे। जो सेटिस्फैक्शन लेवल हम इतने सालों से डिलीवर करते आ रहे हैं, उसको डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तभी हम कुछ नया शुरू करते हैं। आपका एक फ्रेज मैंने कहीं पढ़ा, आप अक्सर एलन को कंपेयर करते हैं या कहते हैं कि शिक्षा का या एजुकेशन का ग्रेट इक्वलाइजर है। मायने क्या है इसके? देखिए, 17.5 करोड़ बच्चे हैं इंडिया में ग्रेड 6 और ग्रेड 12 के बीच में, 2.5 करोड़ बच्चा हर साल। अब इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है कि हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में दे पाएँ, अच्छे स्कूल हर जगह खोल पाएँ। चाहे हमारे सरकार की कितनी भी अच्छी नीयत हो, हमारे पास 30 लाख अच्छे टीचर कहाँ से आएंगे? तो ये एक कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा रहेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छे बच्चे को, चाहे वो दरभंगा में हो, चाहे वो गुंटूर में हो, चाहे वो नांदेड़ में हो, अगर उसकी उम्मीद है, उसकी एस्पिरेशन है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहूँ, उसको वो उम्मीद पे पानी नहीं फिरना चाहिए। और वही रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, एलन का, कि मैं आपके लिए वो उम्मीद भी पूरी करने को तैयार हूँ। एंड दैट इज़ द ग्रेट सोशल इक्वलाइजर। अगर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती, एलन जैसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, तो हमारे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज सिर्फ अमीर बच्चों के और प्रिविलेज बच्चों के लिए रह जाते। आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, तो टियर जेड टाउन्स, जो क्लासिफिकेशन सरकार ने पे कमीशन में रखी है, एक्सक्लूडिंग द टॉप 78 सिटीज़ इन द कंट्री, 78 शहरों को छोड़ के जो बाकी शहर हैं, 50% हमारी जो आईआईटी की सिलेक्शन जाती है वो छोटे शहरों से जाती है। ओके। 2/3 तकरीबन 66% सिलेक्शन जो मेडिकल की जाती हैं वो छोटे शहरों से जाती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन कि हमने ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी तो ख़त्म कर दी है, साथ में ही सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो भी हो वो भी ख़त्म होती है। 2 साल पहले के AIR-1 इंदौर से थे, कोई बिहार से आता है, कोई आंध्रा से आता है। यही खासियत है, और यही मैं सोशल इक्वलाइजेशन की बात करता हूँ। आप अगर गया के बारे में सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे आईआईटी और डॉक्टर बन रहे हैं लोग, लेकिन पिछले साल हमने 25 लोग गया से 16 आईआईटी भेजे, 9 डॉक्टर बनने भेजे। आप देवगढ़ की बात करें, 9 आईआईटी भेजे, 4 डॉक्टर बनने को भेजे। तो आप जब इन शहरों के बारे में सोचते हैं, आप इमीडिएटली आईआईटी और नीट के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सोशल इक्वलाइजेशन दैट पीपल लाइक एलन डू। इसमें नितिन सर एक सवाल मन में आता है, अब इतना बड़ा देश है, इतने सारे बोर्ड्स हैं, इतने डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स अलग हैं, सीबीएसई अलग है, आईसीएसई अलग है, और भी बोर्ड्स हैं। तो अलग अलग बोर्ड से जो बच्चे आते हैं, तो उनका एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड हर बोर्ड का अलग अलग होता है। तो जब वो एलन में इकट्ठे होते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत नहीं आती है कि भाई इन्होंने एक अलग तरीके से पढ़ाई की हुई है, इन्होंने एक अलग तरीके से पढ़ाई की, अब इन सबको पोटेंशियल उस बच्चे में भी हो सकता है जिसको बहुत अच्छा या बहुत टफ बोर्ड ना मिला हो। जरूरी नहीं कि आईसीएसई बोर्ड का ही बच्चा बहुत अच्छा करेगा, स्टेट बोर्ड का नहीं करेगा, लेकिन जनरल परसेप्शन होता है, अच्छा आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की, आपके तो अच्छे परसेंटेज आ गए होंगे, पेपर इजी आता है, ये वो। क्या ऐसा सच में होता है या नहीं? आपको टैलेंट हर बोर्ड में मिलता है, एलन फिर उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पे रख के एक जैसा ट्रेन करता, फिर जो रिजल्ट ले आए? तो देखिए, एग्ज़ाम एक ही है, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो।
आप बोर्ड के अंदर भी वेरिएशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपका सीबीएसई के बोर्ड के अंदर भी एक बच्चा थोड़ा आगे होगा, कुछ पीछे होगा। हमको बेसिकली वहीं पे इक्वलाइज करके सबको एक वो एग्जाम की तरफ तैयारी करने की ज़रूरत है। अब देर आर मैनी फैक्टर्स दैट कम इन टू से कि वो बच्चा सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। बच्चे की खुद की मेहनत, बच्चे का खुद की काबिलियत, वो सारी चीज़ें अंदर आएंगी। लेकिन हम एक पूरा वो जो भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं हम वो करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक बच्चा है जो ठीक ठीक बच्चा है जी। वो सफल होने के लिए जो सीढ़ी है उसकी कितना बड़ा रोल आप प्ले करते हैं एज एन एलएनए कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उसमें बच्चे की भागीदारी कितनी होती है? देखिए, मैं कोई नंबर नहीं डाल सकता, मैं परसेंटेज नहीं डाल सकता। बच्चे की भागीदारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कैसे इतने कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होगा। लेकिन हम भी, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि हम भी उसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि टॉपर बच्चे की बात मत करिए। मैं अगर आपको अगेन कुछ आंकड़े दूं, अगर 18,000 सीट्स हैं आईआईटीज़ में, तो 4,500 बच्चे एलन के थ्रू गए हुए हैं। तो इट इज़ नॉट कि सिर्फ टॉपर बच्चे के ऊपर गया है, सबके ऊपर मेहनत गई है। Right. और 4,500 बच्चे गए हैं, तो फिर कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही होगी। हाँ, नहीं डेफिनेटली वो तो मैं समझ ही रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन है, एक बड़े स्केल पे बच्चा निकल रहा है, बट ये कि कैसे आप सबको वो समान अवसर दें। उसको दूसरे तरीके से मेरा पूछने का तरीका ये हो सकता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोटा है या दूसरे भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, तो एक जो इन्वायरमेंट होता है ना, कई बार स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। एलन की क्लास में बैठा है, कई टॉपर साथ में बैठे हैं, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, टीचर का एक लेवल डिफरेंट है, जो आपने शुरू में वो भूमिका बताई कि भाई कैसे आप वो इक्वलाइजर दे रहे हैं। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट किसी को मिले, उस तरह का गाइडेंस किसी को मिले, तो फिर एक शायद नॉर्मल बच्चा भी कमाल कर सकता है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। बिल्कुल, और वही एनवायरनमेंट मिलती है, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो नागपुर में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो। आपको वो पूरा सपोर्ट मिलता है एलन की तरफ से, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वो भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सारा सपोर्ट जो हम अपने एलन की तरफ से दे सकते हैं हम देते हैं, और ये एक आर्ट हो गया है जो हमने 38 साल पे रिफाइन करते करते इम्प्रूव किया है। राइट। अच्छा, एक तरफ है आईआईटी जेईई, मतलब प्योर इंजीनियरिंग टेक्निकल, दूसरी तरफ है नीट जैसे एग्जाम या मेडिकल्स के एग्जाम। अब कहने के लिए सब्जेक्ट कॉमन होते हैं लेकिन स्ट्रीम बिल्कुल अलग हैं। इसको कैसे मैनेज करता है एलन? देखिए, हमारे पास, एंड इट गोज टू, हमने 38 साल में पूरी लेगेसी कैसे करी है। हमारे पास बढ़िया ट्रेंड फैकल्टी हैं, 7,000 फैकल्टी हैं, ट्रेंड फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, और हम हर साल ऐड करते जाते हैं जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं। और वो भी ऐड करने में भी फिर ट्रेनिंग जाती है, अच्छा बढ़िया फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहला एलिमेंट ये हुआ। दूसरा पेडागॉजी है, जो हमने इतने सालों से रिफाइन करते करते बनाई हुई है। तीसरी चीज़ जो नए ज़माने के लिए और भी रेलेवेंट हो गई है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आप क्लास में तो गए, आपने टीचर से समझा, आपको कुछ ज़्यादा समझ आया, आपको कुछ कम समझ आया, लेकिन क्लास के बाद आप ऐप के ऊपर उसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, और वो ऐप जितना यूज़ करते हैं वो ऐप और आपको कस्टमाइज़ करती जाती है कि अच्छा आपको ये ज़्यादा समझ आया, ये ज़्यादा पढ़ लो, थोड़ा ये कम समझ आया, ये कम समझ आया, इसको ज़्यादा पढ़ लो, ये ज़्यादा समझ आया, इसको थोड़ा कम पढ़ने की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें तो फिजिकल एलिमेंट्स में बोल दूंगा। साथ में एक कल्चरल एलिमेंट है, वो जो कल्चर है, इथोस है एलन का कि बच्चे के साथ अच्छा करना चाहिए और हम बच्चे की हमेशा सोचेंगे। ये 4 चीज़ें साथ आके फिर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, कुछ भी आगे करेंगे तो ये 4 चीज़ें साथ लेके में जाएंगे। बेसिक फिलॉसफी है। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया और अब एआई के बिना तो इन दिनों किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। तो क्या आप भी मानते हैं या ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि पढ़ाने में भी एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? दूसरी तरफ, ये तो एक अच्छी साइड है, दूसरी तरफ भविष्य की बहुत सारी आशंकाएं बन गई एआई को लेके कि आज आप जो पढ़ रहे हैं पता नहीं कल वो रिलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, एआई सब कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा। एलन इस थ्रेट कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, कैसे देख रहा है? बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं। आपको अच्छी चीज़ें एम्ब्रेस करनी पड़ती हैं और उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। जब यूट्यूब भी आया था तो नई चीज़ थी, सबने बोला था अब अब बच्चा क्लासरूम क्यों आएगा। आज आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर शायद हर सवाल का जवाब होगा, आपको बस सर्च कर। लेकिन फिर भी बच्चा क्लासरूम क्यों आता है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर, एक मेथड चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी यूज्ड प्रॉपरली। आज हम अपने प्लेटफॉर्म पर 60 लाख डाउट्स बच्चों के
टेक्नोलॉजी और एआई के हिसाब से आंसर करते हैं। ओके, 60 लाख। 60 लाख। तो क्या किया आपने, बस जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे कस्टमाइज कर दिया, और उसके हिसाब से जो बच्चे को राइट आंसर मिलना चाहिए चैट जीपीटी की तरह, बस वैसे उसको कर दिया, लेकिन ठीक आंसर मिलेगा। आप जैसे आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरा सवाल पूछते हैं, तीसरा सवाल पूछते हैं, हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, वैसा ही किया हुआ। तो अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो फिर इट कैन बी अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। तो इसमें एक सवाल और आ जाता है, और वो है, मैं पढ़ भी रहा था कहीं कि आप न सिर्फ क्लासरूम लर्निंग बल्कि डिस्टेंस लर्निंग पे भी काम कर रहे हो। डेफिनेटली आप हर जगह जाके सेंटर नहीं खोलेंगे, बहुत सारे छात्र आपसे ऑनलाइन जुड़ सकते हो, सब कुछ है। ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग इज द फ्यूचर, ऐसा आप मानते हो? देखिए, एज यू सेड, यू कैन नॉट ओपन अ फिजिकल सेंटर एवरीवेयर। आप हर जगह नहीं खोल पाएंगे वो सेंटर। और अगर आपने इंडिया की एजुकेशन डेफिसिट को ब्रिज करना है, चाहे वो आईआईटी नीट के लिए हो, चाहे वो स्कूल की बेसिक लर्निंग के लिए हो, तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगेन मैं बोलूँगा, 17.5 करोड़ बच्चे, आपके पास 30 लाख अच्छे टीचर होंगे ही नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी ही गैप ब्रिज कर सकती है। अगेन, चाहे वो जेई के लिए पढ़ाना हो, नीट के लिए पढ़ाना हो, बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ाना हो, ये रीच टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करेगी। हमने कैसे किया, और शायद दूसरों ने ये गलती करी, हमने बस वही चीज़ें फोकस करी कि बच्चे का भला कैसे होगा, बच्चे की लर्निंग कैसे होगी। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 113 आईआईटीएन गए थे पिछले साल। अच्छा, सिर्फ जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उससे 113? 113 बच्चे पिछले साल गए थे। ओके। इस साल हमारे पास जेई मेंस में टॉप 100 में 2 बच्चे हैं ऑनलाइन कोर्स से, ओके। इंक्लूडिंग रैंक 11। अच्छा। और वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करी है एलन के साथ, और कहीं नहीं पढ़ाई करी है। ओके। इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल लेके आए हैं हमारे ऑनलाइन के बच्चे। तो वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं टू से दैट लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे का भला होना चाहिए। वही जो चीज़ें जो एलन जिन बुनियाद पे खड़ा हुआ है, वही चीज़ें हमने और ऑनलाइन के अंदर भी डाली हैं। ओके। अच्छा, आपने ओलंपियाड का जिक्र किया, और मैं ये भी देख रहा था कि आप ना सिर्फ, मतलब एलन नाम सुनते ही आईआईटी, जेई, नीट ये ख्याल में आता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ओलंपियाड इज़ वन थिंग, बेसिक एजुकेशन पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। तो हमारे बच्चे इंटरनेशनल ग्लोरी इंडिया के लिए लेके आते हैं। आप बैडमिंटन और हॉकी के ओलंपिक मेडल्स की तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे 100 से ज़्यादा मेडल लेके आ चुके हैं, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, फिज़िक्स ओलंपियाड हो। इस साल भी अगर 5 बच्चे चुने गए इंडिया को इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन 5 में से 4 बच्चे एलन के हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए 4 बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, तो 4 में से 3 बच्चे एलन के हैं। पिछले साल भी फिज़िक्स ओलंपियाड में 5 में से 4 बच्चे एलन थे, और सब पाँचों बच्चे इंडिया को के लिए मेडल लेके आए थे। और बड़े गर्व की बात है कि 4 बच्चे जो एलन के थे, चारों मेडल लेके आए थे। तो वी फील प्राउड दैट वी आर क्रिएटिंग चैंपियंस फॉर इंडिया। राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे नितिन बात करना चाहूँगा कि जो हमारी पूरी देश की शिक्षा का स्ट्रक्चर है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत सारे बड़े बदलाव उसमें हो रहे हैं, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन के ग्राउंड पे उनके शायद नतीजे हमें थोड़े वक्त बाद देखने को मिले, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि देखिए, आईटीज़ हमने बनाए, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अब जहाँ दुनिया पहुँच रही है, इंडिया को जिस लेवल पे आगे हमको लेकर जाना है अगले 10, 15, 20, 25 साल, उसके लिए कितना करने की ज़रूरत होगी एजुकेशन अकेले पर? एजुकेशन से फोकस हम कभी भी खो नहीं सकते। हमने बहुत अच्छे इंटेंट के साथ अपना स्कूल में एनरोलमेंट रेशो कर दिया, हमने स्कूल हर जगह खोल दिए हैं, बट इट नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या हम हर स्कूल में प्रोवाइड कर पाएंगे? हम उस गोल की तरफ काम कर सकते हैं और करते भी रहना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और उसमें कितना सक्सेस आएगा, कब तक आएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। जो मैंने बोला कि 17.5 करोड़ बच्चे और 30 लाख टीचर चाहिए होंगे, और 30 लाख कितने ही स्कूल चाहिए होंगे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उसमें समय लगेगा। तो वी कांट लूज फोकस ऑन दैट, बट वी शुड वर्क विद ऑल द अदर प्रोवाइडर्स जैसे एलन है, कि आप भी उसी काम में लगे हुए हो कि बच्चे के शिक्षा अच्छी हो जाए। कल की दुनिया में वो शिक्षा यूज होगी, किस चीज़ के लिए यूज होगी वो शायद ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ। आई डोंट थिंक हम जब 40 साल पहले खुद स्कूल में थे या 30 साल पहले खुद स्कूल में थे, हमें पता था कि एआई की दुनिया आएगी और रॉकेट्स की दुनिया आएगी और मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया, ऐसे स्मार्टफोन्स की आएगी। लेकिन
वही बच्चों जो उस वक्त पढ़े थे उन्होंने ही बनाया ना ये सब। तो आगे के बच्चे फाइन माइंड्स ये आगे क्या करेंगे ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं, हमको बस उनको तैयार करना तैयार करना। नहीं, बहुत अच्छा विचार है कि बच्चों को तैयार कीजिए, उनके फंडामेंटल, उनके बेसिक्स अच्छे बनाइए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मुकाबला कर सके। बाकी उन पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी इस यात्रा में, बातचीत की यात्रा में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नितिन जी से कुछ और चीज़ें जानेंगे, समझेंगे और ये भी पूछेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन डिफरेंशिएटर क्या होता है? जब आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते हो, आप कैसे पिक करोगे? क्या अलग होता है एक से दूसरे में और वो आपकी सफलता से कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये कुछ बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। Ellen, powering India's potential in association with News 18 Network. Ellen, powering India's potential in association with News 18 Network. वेलकम बैक। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एलन के सीईओ नितिन कुकरेजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं उनके साथ। ब्रेक से पहले काफ़ी अच्छी बातें हुई और अब कुछ और मज़ेदार सवाल जो कि आपसे, हमसे, सबकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। नितिन सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। अक्सर जब ये सवाल आता है ना कि हमको 11th-12th में बच्चे या उससे भी पहले कि अब ये स्ट्रीम चुननी है या आईआईटी या मेडिकल करना है तो फिर एक कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। कोचिंग में तो आजकल बहुत सारी कोचिंग है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। एज ए पेरेंट भी मैं फील करता हूँ। कई लोग जो आके सलाह लेते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, टीवी पे हम कई शोज़ करते हैं। क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको सही जगह मिले, सही जगह? क्योंकि देखिए जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि कितना पार्ट कोचिंग सेंटर प्ले करता है, कितना पार्ट बच्चा, उसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो जाता कहाँ पर है। देखिए, मैं अगर सेल्फिशली बोलूँगा मैं तो बोलूँगा कि एलन को पिक कीजिए, लेकिन देखिए, फर्स्ट थिंग यू शुड सी, आप बच्चे को एक गाइडेंस कौन देगा, बच्चे का सपोर्ट कौन करेगा, बच्चे को हैंड होल्ड कौन करेगा इस जर्नी में। ठीक है, चाहे वो आप क्रिकेट का कोच देख रहे हो या एकेडमिक्स का कोच देख रहे हो, आप वही सब करेंगे। बच्चा जो अल्टीमेटली करेगा, सक्सेसफुल क्रिकेटर बनेगा या एग्जाम में सक्सेसफुल होगा, आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। ठीक है, वो बच्चे की मेहनत के ऊपर आएगा। लेकिन उसको हर स्टेप पे कौन गाइड कर सकता है कि आप ठीक कर रहे हो या आप नहीं ठीक कर रहे हो, इसको सुधारो, इसको नहीं सुधारो, इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे नहीं सोचो। तो वो कंसिस्टेंसी, वो गाइडेंस कौन देगा और उस गाइडेंस का ट्रैक रिकॉर्ड किसका है और सक्सेस रेट किसका है, वो देख के ही आपको चूज करना चाहिए, ना कि आपको सबसे कम फीस कौन दे रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएटर क्या होता है? लाइक आपकी जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कि आपके टीचर्स की सिलेक्शन प्रोसेस, कि भाई मेरे टीचर्स, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। एक केमिस्ट्री ये वाले सर पढ़ाएं और एक दिन वो वाले सर आए तो मुझे लगा तो मुझे तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। दूसरा कि जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। भाई आप रेगुलर किस तरीके से क्लास में जा रहे हैं, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है जो आपके दिमाग में चलती जाएगी और पूरा सेट बन जाएगा। तो ये बड़ी छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या ये कोचिंग सेंटर टू कोचिंग सेंटर उन्हें डिफरेंशिएट करती हैं? एंड इसमें एलन की क्या यूनिकनेस है? तो मैं वही 4 चीज़ों पे आता हूँ फिर से। क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, नंबर 1। ठीक है, और फैकल्टी कितनी ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है। सेकंड थिंग कि हमारी पेडागोजी और प्रोसेस 38 साल से रिफाइन हुआ है, एक सर्टेन लेवल पे आप एग्जाम्स को अच्छी तरह समझते हैं? एग्जाम को समझते हैं, बच्चे को समझते हैं, और दोनों को प्रोसेस को मैच करते हैं दोनों। right. तीसरा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है हर बच्चे की जिंदगी में, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, क्लासरूम में हो, आपकी जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर रहा है। ऐप यूज करो, उसी पे होमवर्क करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, और वो बेहतर होती जाती है आपके लिए बेहतर होती जाती है कि इसको और कर लो, इसको कम करो, इसको और कर लो। और चौथी चीज़ वो एक कल्चर और एक ईथॉस जो हम, और एक वैल्यू सिस्टम जो हम लेके आते हैं कि बच्चे का भला होना चाहिए, उसी के ऊपर हमने बुनियाद रखी है। राइट। एक सवाल जो पेरेंट्स की तरफ से, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पेरेंट्स निश्चित हो जाएं कि एलन में भेज दिया अब तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, या उनका भी आप एक रोल चाहते हैं कि भाई आपने मेरे यहाँ तो भेज दिया, मैं तो ये सब करूंगा, बट आई नीड दिस फ्रॉम यू? एब्सोल्युटली, पेरेंट्स का रोल भी होता ही है। ये एग्जाम सिर्फ बच्चा नहीं दे रहा होता, पूरा फैमिली दे रहा होता है। सैक्रिफाइसेस हर जगह इन्वॉल्व होती हैं। तो देखिए, पेरेंट्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कई होते हैं बहुत इन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, कई होते हैं कि ठीक है मैंने दे दिया बच्चा, अब आप देख लो, और बच्चा क्लास जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अलग अलग रोल होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो पेरेंट्स का रहता है वो सपोर्ट का होता है जी। आगे इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है वो अलग अलग पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
ज़्यादा प्रेशर मत डालिए बच्चे पे। बच्चा अपने आप मेहनत करेगा, बच्चा अपने आप कोशिश कर ही रहा है, एलन भी साथ में लगा हुआ है, लेकिन सपोर्टिव एटमॉस्फेयर रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक गहरा सवाल पूछने जा रहा हूँ नितिन सर। जी। वो ये कि हम सब जानते हैं कि जितने बच्चे एलन में आए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, सबके सिलेक्शन नहीं हो सकते। सिलेक्शन कुछ के ही होंगे क्योंकि सीट्स ही उतनी, राइट। लेकिन इससे ऊपर की एक बात है जो मैंने अपने छात्र जीवन में महसूस की कि अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसके टॉप रैंक होल्डर हो या आप उसमें फर्स्ट रैंक लाते थे या बड़े चमकीले छात्र थे, लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूट अच्छा था तो उसने आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो जीवन भर आपके काम आई, नो मैटर आपने आगे जाके क्या किया। तो हो सकता है किसी का सिलेक्शन ना हो सकता है डिज़ायर्ड सिलेक्शन ना हो, लेकिन एलन में वो 1.5 साल 2 साल जिस भी तरह के कोर्स में निकाल रहा है, वॉट एवर प्रोसेस यू आर अडॉप्टिंग, वो उसके जीवन भर साथ चलेगी। इज इट? एब्सोल्युटली। और अगेन ये 38 साल में अब फिर से प्रूव हो रहा है, जब कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि देखिए हम पढ़े थे एलन में, हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा फिर भी पढ़े, हो ना हो पता नहीं, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी, जो वैल्यू सिस्टम हमने सीखा, डिसिप्लिन सीखा, हार्डवर्क सीखा, वो हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी करे। तो हो ना हो, आई थिंक सबको पता है कि सीट्स लिमिटेड ही हैं, राइट। लेकिन साथ में कुछ जो सीख के जाओगे, एकेडमिक एज वेल एज वैल्यू सिस्टम, वो उसके लिए भी आते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल जो कि गहरा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे सुनना चाहेंगे नितिन सर से कि वो सक्सेस मंत्रा क्या है। आप देखते हो हर साल इतने सारे लोग निकलते हैं, क्या डिफरेंशिएटर होता है जो सक्सेस हो जाते हैं? मैं नहीं मानता कि जो दंगी होते हैं, जिनकी रैंक पीछे रह जाती है, वो कम टैलेंटेड रहेंगे। क्या चीज, वो एक्स फैक्टर, वो डिफरेंशिएटर क्या होता है? ये सबसे मुश्किल सवाल है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि ये एक्स फैक्टर ये करने से हो जाएगा। Okay. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं। सबसे पहले आपका खुद का हार्डवर्क, खुद का डिसिप्लिन, खुद का कई सैक्रिफाइसेस, क्योंकि एक क्रिटिकल स्टेज आती है, एक सपना होता है, और आज तक कोई भी सपना पूरा करने के लिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो, कुछ सैक्रिफाइसेस चाहिए होती है और लॉट्स ऑफ हार्डवर्क और डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप कहानियाँ सुनते हैं कि सहवाग सुबह 4 बजे उठ के स्टेडियम जाते थे, अकेले जाते थे, साइकिल पे जाते थे, सबने सैक्रिफाइसेस। सक्सेस कांट कम इजी, सो यू कांट ड्रीम कि सक्सेस मिल जाएगा लेकिन मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो तो करना ही पड़ेगा। राइट। तो मजबूत नींव, व्यापक पहुंच और परिणामों पर साफ फोकस, यही आज भारत की बदलती शिक्षा व्यवस्था की पहचान है। और आपके नितिन जी के नेतृत्व में एलन विस्तार के साथ पूरे देश में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का सफर और भी मजबूत करने जा रहा है, मजबूत होता हमें दिख भी रहा है। तो हमसे बातचीत करने के लिए नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ellen, powering India's potential in association with News 18 Network.